Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to start the analytical epidemiology. ठीक है, अब जो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है ना, इसमें बेसिकली हमारे पास दो स्टडीज़ आ जाती हैं। एक हमारे पास केस कंट्रोल स्टडी है और एक कोहार्ट स्टडी है। ठीक है, देखो होता क्या है कि हमारे पास जो एनालिटिकल स्टडी होती है ना, इट इज़ एक्चुअली टाइप ऑफ द ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के कंपैरिजन में, कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम लोग जो है वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर देते थे। ठीक है, कि हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर दिया था, लेकिन हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया था। ठीक है, लेकिन एनालिटिकल स्टडी में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इस वीडियो में हम बेसिकली केस कंट्रोल स्टडी को हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जब हम केस कंट्रोल स्टडी की बात करते हैं ना, तो इसमें बेसिकली हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक केस होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा, अब केस जो होता है ना, बेसिकली हमारे पास वेट अ सेकेंड, लेट मी ओके, जो केस कंट्रोल स्टडी है इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक केस होता है और एक कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम उस केस और कंट्रोल में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कंपैरेटिव स्टडी भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कह सकते हैं। अब रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी इसको हम क्यों कहते हैं? फॉर एग्जांपल हम इसमें आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जाते हैं, या हम लोग डिजीज़ से रिस्क फैक्टर की तरफ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं लंग कैंसर से स्मोकिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो ये मेरा केस कंट्रोल स्टडी है कि मैं इसको उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रेट्रोस्पेक्टिव डायरेक्शन में, आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद ना हमारे पास जो केस कंट्रोल स्टडी होती है ना, तो इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे पास केस होगा और कंट्रोल होगा। ठीक है, अब जो केस होता है ना और कंट्रोल होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ एक बेसिस पे होना चाहिए, दैट केस एंड कंट्रोल शुड बी सिमिलर टू ईच अदर इन एवरी वे एक्सेप्ट द डिजीज़, कि केस में डिजीज़ होगी और कंट्रोल में डिजीज़ नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं सबसे पहले स्टेप्स ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, अब स्टेप्स में हमारे पास सबसे पहले आता है सिलेक्शन फॉर द केस एंड कंट्रोल। ठीक है, देखो केस को हम सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम केस को डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करने के हमारे पास दो क्राइटेरियाज होते हैं, एक हमारे पास होता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और एक हमारे पास होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बेसिकली ये होता है ना कि हमने डिफ़ाइन करना होता है अपनी स्टडी में कि हमने कौन सी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट द कैंसर, सो हमने कौन से स्टेज ऑफ कैंसर को कंसिडर करना है। ईदर वी आर कंसिडरिंग स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, तो वी हैव टू स्पेसिफाई दैट। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली हमें यह बताता है कि हमने फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ हाइपरटेंशन की, तो मैंने न्यू केसेस ऑफ हाइपरटेंशन को कंसिडर करना है, कि मैंने ओल्ड केसेस को कंसिडर करना है, कि मैंने ओल्ड प्लस न्यू दोनों को कंसिडर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ केसेस। तो सोर्सेज जो होते हैं, एक तो जनरल पॉपुलेशन है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल एक सोर्स हो सकती है, हॉस्पिटल का जो वार्ड है जहाँ पे वो डिजीज़ के लोग हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोल को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल को बेसिकली हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया केस के और कंट्रोल में जो डिफरेंस है, बेसिकली देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस, दैट प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है, फिर इसके बाद पॉपुलेशन जिससे हम सेलेक्ट करते हैं, तो एक तो जनरल पॉपुलेशन होती है, एक हॉस्पिटल पॉपुलेशन होती है। ठीक है, एक रिलेटिव्स और नेबर्स आ गए। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जब हमने ये कर लिया है ना, फिर हम क्या कहते हैं, मैचिंग करते हैं। ठीक है, मैचिंग में हमने तीन चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले हमने कंफाउंडिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट करना होता है। कंफाउंडिंग फैक्टर्स तो आपको पता है, वो चीज़ें जो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, लेकिन अल्कोहल जो लोग पीते हैं उनमें भी लंग कैंसर होता है। ठीक है, सो अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज़ कंफाउंडिंग फैक्टर टू ईच अदर। ठीक है, तो हमने कंफाउंडिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट करना होता है। कंफाउंडिंग फैक्टर एज भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है, इसके अलावा ऑक्यूपेशन भी हो सकती है, तो वी हैव टू एलिमिनेट दैट। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास हमने मैचिंग करनी होती है। ठीक है, एक या तो हम ग्रुप मैचिंग करते हैं या तो हम लोग पेयर मैचिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो लोगों को, फॉर एग्जांपल मेरे 100 लोगों की पॉपुलेशन है और 100 लोगों की पॉपुलेशन में मैंने 20 ऐसे लोग लिए थे जिनकी एज 50 थी, तो केस में भी 20 ऐसे लोग होंगे जिनकी 50 एज होगी और कंट्रोल में भी 20 ऐसे लोग होंगे जिनकी एज 50 है, तो देयर शुड बी
सेम थिंग्स, ठीक है। फिर इसके बाद पेयर में भी हो सकता है कि एक बंदे की 57 है तो दूसरे ग्रुप में भी एक बंदा हो जिसकी 57 एज होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने मैचिंग कर ली है। मैचिंग करने के बाद हमने मेजर ऑफ एक्सपोजर निकालना है कि कितना एक्सपोजर था, ठीक है। अब मेजर ऑफ एक्सपोजर के लिए हमारे पास जो है हमने क्या करना होता है कि हमने इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, या तो हम क्वेश्चनर्स करते हैं और या तो हम लोग जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड होता है उससे हम लोग एक्सपोजर का डेटा ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब इन एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग एक्सपोजर रेट निकालना होता है, ठीक है। एक्सपोजर रेट ऑफ द डिजीज़ पीपल एंड एक्सपोजर रेट ऑफ द नॉन डिजीज़ पीपल, ठीक है। देखो एक्सपोजर रेट ऑफ डिजीज़ पीपल कैसे निकलता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2/2 टेबल है, इट्स विजिबल, वेट अ सेकेंड। देखो ये हमारे पास 2/2 टेबल है, इसमें हमारे पास एक्सपोजर रेट हमने निकालना है डिजीज़ लोगों का, ठीक है। तो ये केस जो है ये डिजीज़ है ना, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने ए लिखना है ऊपर और नीचे हमने लिखना है डिजीज़ लोगों का हम एक्सपोजर रेट निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो A/A+C और फिर हमने सेकंड में नॉन डिजीज़ लोगों का एक्सपोजर रेट निकालना है, तो हमने B/B+D याद करें, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये याद रखना है कि जो रिलेटिव रिस्क होता है ये हम लोग नहीं फाइंड कर सकते केस कंट्रोल स्टडी में। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि हमारे पास इंसिडेंस रेट ही हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि इंसिडेंस रेट के फार्मूले में हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यू केसेस डिवाइड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क, लेकिन इसमें हमें कोई पॉपुलेशन एट रिस्क अब नहीं बताया हुआ ना, ठीक है। तो हम नहीं इंसिडेंस रेट मालूम कर सकते, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं ऑड्स रेशो, ठीक है। ऑड्स रेशो बेसिकली हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन दी रिस्क फैक्टर एंड दी डिजीज़ के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बता रहा होता है। तो ऑड्स रेशो हम कैसे निकालते हैं? ऑड्स रेशो हम निकालते हैं AD/BC, इसको हम निकालते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, ठीक है, परसेंट में, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मेरे पास 8.1 है ना, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं कि हमने स्मोकर और लंग कैंसर का देख रहे थे ना, ठीक है। तो अगर 8.1 आया तो मैं ये कहूँगा कि जो स्मोकर लोग होते हैं उनमें 8.1 टाइम्स मोर उनकी 8.1 टाइम्स मोर प्रोबेबिलिटी होती है कि उनको लंग कैंसर हो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर नॉन स्मोकर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। एडवांटेजेस यही होता है कि ये हमारे पास इजी होता है, वो होता है इजी होता है, एक्सेसिबल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। सब्जेक्ट पे कोई रिस्क नहीं आता, रिस्क फैक्टर इजीली फाइंड हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो केस कंट्रोल स्टडी होती है ना, इसमें कुछ बायस रिजल्ट आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सिलेक्शन बायस हो सकता है, या हमारे पास जो है वो कंफाउंडिंग बायस हो सकता है, या इंटरव्यूअर बायस हो सकता है, या रिकॉलिंग बायस हो सकता है, और या तो हमारे पास बर्गसन बायस हो सकता है। बर्गसन बायस ये होता है ना, जब हम लोग कंट्रोल ग्रुप सेलेक्ट करते हैं ना, कंट्रोल ग्रुप में जब हम हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स लेते हैं ना, तो उसमें मैंने बताना भूल गया था कि उसमें ये होता है ना कि जब हम कंट्रोल ग्रुप में हॉस्पिटल के पेशेंट्स लेते हैं तो उनमें ऑलरेडी कोई ना कोई और डिजीज़ होती है, तो वो हमारे रिजल्ट ख़राब कर सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड द बर्गसन बायस, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द केस कंट्रोल स्टडी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।